Assalamu alaikum students, this is Educate Samra Irshad and you are watching Gist of Law. So here we are conducting LOGAT series, but before starting video I request you all to please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon so you can get the latest updates. Do share this video with your friends and your fellows and don't forget to give your feedback in comment sections. So today our topic of discussion is Order 7 Part B, जो हमारा रिमेनिंग इसका पार्ट था। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया ऑर्डर 7 के रूल्स 1 से 13 तक, और आज हम डिस्कस करेंगे उसके रूल्स 14 से 26 तक। सबसे पहले जो हमारा रूल 14 है, ये जो हमारा पार्ट बी है, ये इसमें डिस्कस किया गया है डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन इन प्लेंट। ठीक है, तमाम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया है। अब रूल 14 क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ सूज। इस रूल में सिंपली बताया गया है कि जब प्लेंटिफ अदालत में प्लेंट फाइल करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अदालत के सामने पेश करे, ताकि अदालत जो है, कोर्ट जो है, वो उन डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सके। ठीक है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एग्जामिन करने के बाद प्लेंटिफ को वापस कर दिए जाते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स की जो एक कॉपी होती है वो उस प्लेंट के साथ जो है वो अटैच कर दी जाती है। इसके बाद इसमें रूल 14 में दिया गया है लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स, कि अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि प्लेंटिफ के पोजेशन में नहीं हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स का जो जिक्र है वो लाजमी करना है प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट के अंदर। ये हमें बता रहा है रूल 14। इसके बाद हमारा रूल 15 है स्टेटमेंट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट इन प्लेंटिफ्स पोजेशन और पावर। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि प्लेंटिफ की पोजेशन में नहीं हैं, तो रूल 15 के तहत प्लेंटिफ जो है वो अपनी प्लेंट के अंदर उस डॉक्यूमेंट के बारे में मुख्तसर सा बयान लिखेगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखेगा और उसको वेरीफाई कराएगा कि जी फलां फलां जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे पोजेशन में नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। और इसमें एंड पे दिया गया है रूल 15 के ही शैल इफ पॉसिबल स्टेट इन विच इन हुज पोजेशन और पावर इट इज। और साथ ही साथ वो उस पर्सन का जो है वो जिक्र करेगा प्लेंट के अंदर इफ पॉसिबल। ठीक है, अगर उसे पता है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो फलां पर्सन के पोजेशन में है। इसके बाद रूल 16 है। रूल 16 में बताया गया है कि अगर प्लेंटिफ के पास कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है, सूट्स ऑन लॉस्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कि अगर प्लेंटिफ के पास कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थे, फॉर एग्जांपल अगर उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान, और उनकी जो कन्वर्सेशन थी वो थ्रू लेटर्स थी या कोई ऐसा सोर्स जिसके ज़रिए उन्होंने निगोशिएट किया, तो जो वो डॉक्यूमेंट्स थे, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, वो लॉस्ट हो गए, वो गुम हो गए, तो देन क्या होगा? वो प्लेंटिफ जो है वो उनकी एक कॉपी जो है वो कोर्ट में पेश कर सकता है। कब? जब वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब वो अगर तो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा कि जी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट्स थे निगोशिएबल वो मेरे से लॉस्ट हो गए हैं, गुम हो गए हैं, वो मेरे पोजेशन में नहीं है। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करेगा। देन क्या होगा? अगर तो कोर्ट को वो सेटिस्फाई कर लेता है तो कोर्ट क्या करेगी? उसकी प्लेंट को आगे प्रोसीड करेगी। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेगी उसकी प्लेंट को, और आगे जो ट्रायल है वो आगे प्रोसीड किया जाएगा, और उसकी बेस पे उसकी जो है वो डिक्री भी पास की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारा रूल 17 है प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक। इसमें क्या बताया गया है? जनरली इसमें बताया गया है कि अगर एक प्लेंटिफ है, उसने जो है प्लेंट फाइल करनी है जो कि रिलाई कर रही है किसी भी शॉप बुक के ऊपर। ठीक है, अब वो कोई भी बुक हो सकती है, तो वो क्या करेगा? उस बुक की एक कॉपी जो है वो अपनी प्लेंट के साथ अटैच करेगा। ठीक है, उसकी कॉपी अटैच करेगा। और इसमें सेकंड नंबर पे क्या बात बताई गई है? ओरिजिनल एंट्री टू बी मार्क्ड एंड रिटर्न्ड, कि जो ओरिजिनल उसका वो जो ओरिजिनल एक सोर्स है, ठीक है, जो शॉप बुक है वो उसको वापस कर दी जाएगी उसको मार्क करके। ठीक है, और उसकी जो एक कॉपी होगी वो प्लेंट के साथ अटैच कर दी जाएगी। इसके बाद रूल 18 है इन एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लेंट फाइल्ड। अब इसका क्या मतलब है? कि a document which ought to be produced in court by the plaintiff when the plaint is presented। ठीक है, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्लेंटिफ को कोर्ट के सामने पेश करना था, ठीक है, कब? जब उसने जो है वो प्लेंट फाइल की है कोर्ट के सामने, लेकिन वो उसने जमा नहीं करवाया, ठीक है, उसके साथ अटैच नहीं किया अपनी प्लेंट के साथ, तो देन क्या होगा?
कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट जो है वो बाद में उस डॉक्यूमेंट को अलाउ नहीं करेगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी ठीक है। वो डॉक्यूमेंट फिर इनएडमिसिबल हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो प्लेंटिफ जो है वो एविडेंस दे, ठीक है, ऑन हिज बिहाफ एट द हियरिंग ऑफ द सूट, जब सूट की हियरिंग हो रही हो, ठीक है, तो एविडेंस प्रोवाइड करे, सबूत दे कि जनाब ये डॉक्यूमेंट में जब प्लेंट मैंने जो है दायर की, फाइल की, तो मैं इन इन वजूहात की वजह से ये डॉक्यूमेंट जो है वो साथ अटैच नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा, सबूत देगा, एविडेंस देगा, ठीक है। ये बताया गया है रूल 18 में। इसके बाद है रूल 19, एड्रेस टू बी फाइल्ड विद प्लेंट। Every plaint or original petition shall be accompanied with by a proceeding giving an address at which service of notice, summons or other process may be made on the plaintiff or petitioner। अच्छा, अब जनरली इसमें क्या बताया गया है रूल 19 में कि अगर तो आप कोई पिटिशन दायर कर रहे हैं या फिर कोई प्लेंट फाइल कर रहे हैं, देन आप जो प्लेंटिफ है, ठीक है, उसने हर हाल में जो है अपना जो एक दुरुस्त उसका पता है, ठीक है, जो उसका एड्रेस है वो भी प्लेंट में बताना है, और ये लाजमी है अकॉर्डिंग टू रूल 19, ठीक है, कि जो प्लेंटिफ है अपनी प्लेंट में या फिर अगर वो पिटीशन फाइल कर रहा है तो उस पिटीशन में भी अपना एड्रेस ज़रूर बताएगा। इसके बाद है रूल 20, नेचर ऑफ एड्रेस टू बी फाइल्ड, कि जो उसने अपना एड्रेस बताना है, ठीक है, रूल 20 में बताया गया है, एन एड्रेस फॉर सर्विस फाइल्ड अंडर द प्रीसीडिंग रूल शैल बी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन विच द सूट और पिटीशन इज फाइल्ड। अब उस एड्रेस की नेचर क्या होगी जो प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट के अंदर बताना है, उसकी नेचर ये होगी कि वो एड्रेस विद इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है, कि जिस कोर्ट में उसने प्लेंट फाइल की है या फिर पिटीशन फाइल की है, वो एड्रेस उस कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर हो, ठीक है, वहीं के आसपास हो। इसके बाद है रूल 21, कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू फाइल एड्रेस, के अगर तो जो प्लेंटिफ है, ठीक है, या फिर पिटिशनर है, वो फेल हो जाता है अपना एड्रेस ठीक देने में, ठीक है, ही शैल बी लाइबल टू हैव हिज सूट डिसमिस। तो देन क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसका जो सूट है वो डिसमिस कर देगी, ठीक है। क्यों डिसमिस करेगी, कि जी अगर उसने एड्रेस ही ठीक नहीं दिया तो जो उसको नोटिस भेजना है ऑपोजिट पार्टी ने या फिर कोर्ट ने, ठीक है, या फिर उसको समन करना है, तो वही उसको नहीं पहुंचेगा, ठीक है, अगर उसने एड्रेस ही ठीक नहीं दिया। तो एड्रेस ठीक देना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू रूल 19, और अगर वो फेल हो जाता है, वो एड्रेस ठीक नहीं देता, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसकी जो पिटीशन है या फिर जो उसका सूट है उसको डिसमिस कर देगी। इसके बाद रूल 22 है, प्रोसीजर व्हेन पार्टी नॉट फाउंड एट प्लेस ऑफ एड्रेस, कि अगर तो जो पार्टी है, ठीक है, जो प्लेंटिफ है वो उस एड्रेस पे मौजूद नहीं है, ठीक है, कि एक पर्सन है, एक प्लेंटिफ है, उसने अपनी प्लेंट में एक एड्रेस दिया, तो कोर्ट ने क्या किया, उसको समन किया या फिर उसको कोई नोटिस भेजा, लेकिन वो जो पर्सन था वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, ठीक है, तो देन क्या होगा, समन्स और अदर प्रोसेस कैन बी सर्व्ड इज प्रेजेंट, अ कॉपी ऑफ द नोटिस समन्स और अदर प्रोसेस शैल बी फिक्स्ड टू द आउटर डोर ऑफ द हाउस। तो देन क्या किया जाएगा कि उस समन की या फिर नोटिस की एक जो कॉपी है उस घर के बाहर जो है वो अटैच कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद रूल 23 है, सर्विस ऑन प्लीडर, वेयर अ पार्टी इंगेज अ प्लीडर, के जहाँ पर कोई पार्टी जो है वो प्लीडर हायर करती है, किसी को वकील करती है अपना, ठीक है, नोटिस समन्स और अदर प्रोसेसेस फॉर सर्विंग ऑन हिम शैल बी सर्व्ड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय ऑर्डर 3, ठीक है। तो जो नोटिस या समन वगैरह है जो कोर्ट ने उसको भेजना है, उसके वकील को भेजना है, ठीक है, तो वो भी उसको भेजा जाएगा उस वकील के एड्रेस पे जो कि वो वकील बताएगा, ठीक है, अगर कोर्ट को ज़रूरत पड़ी तो। इसके बाद रूल 24 है, चेंज ऑफ एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट रूल है, अ पार्टी हु डिजायर्स टू चेंज द एड्रेस फॉर सर्विस गिवन बाय हिम एज अफोरसेड शैल फाइल अ वेरीफाइड पेटिशन एंड द कोर्ट में डायरेक्ट द अमेंडमेंट ऑफ द रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली, कि अगर तो किसी पर्सन ने, किसी पार्टी ने, आइदर वो प्लेंटिफ है या फिर डिफेंडेंट है, उन्होंने अपना एड्रेस चेंज करना है, तो वो क्या करेंगे, वो एक जो है वो उसको वेरीफाई करेंगे अपने न्यू एड्रेस को, और उस एड्रेस की जो कॉपी है वो कोर्ट में जाके पेश करेंगे कि जी मैंने अपना एड्रेस चेंज किया है और अब ये मेरा न्यू एड्रेस है, ये एड्रेस जो है वो अपोजिट पार्टी को भी दे दिया जाए और कोर्ट के सामने भी जो है वो पेश किया जाएगा, ताकि बाद में अगर उसको समन करना हो या नोटिस करना हो तो वो उसके न्यू एड्रेस पे किया जाए।
इसके बाद हमारा लास्ट जो रूल है, रूल 26, लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लेंटिफ। ठीक है, कि प्लेंटिफ ने जब प्लेंट जो है वो देनी है, बिफोर द कोर्ट पेश करनी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक लिस्ट लगाएगा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की, या फिर जो है उसके लीगल हेयर्स जो है उसकी एक कॉपी लगाएगा अपनी प्लेंट के साथ। ठीक है, कि भाई ये जो लोग हैं ये मेरे लीगल हेयर्स हैं, ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी एक लिस्ट लगाई जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल 26। अब रूल 26 का पार्ट बी क्या है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द प्लेंटिफ शैल इंटीमेट सच फैक्ट टू द कोर्ट। ओके, अब इसमें क्या बताया गया है कि जो प्लेंटिफ है जब प्लेंट दायर करेगा, पहले तो बात ये कर दी गई कि भाई वो साथ एक लिस्ट लगाएगा अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की और लीगल हेयर्स की। ठीक है, कि ये जो लोग हैं ये मेरे लीगल हेयर्स हैं। देन क्या बताया गया पार्ट बी में, कि अगर तो प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है, तो इस केस में जो प्लेंटिफ है प्लेंट के अंदर एक ऐसे पर्सन को नॉमिनेट करेगा, उसका नाम बताएगा अपने लीगल हेयर्स में से या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स में से, कि भाई मेरी डेथ के बाद फलां बंदा जो है मेरे सूट को आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, उस पर्सन का नेम और एड्रेस जो है वो भी साथ बताया जाएगा, कि इन केस अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे बाद जो मेरा सूट है वो फलां बंदा जो है वो प्रोसीड करेगा आगे। तो ये तो था हमारा रूल 26। ठीक है, ऑर्डर 7 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने ऑर्डर 8 को। ठीक है, तो जो आपको स्क्रीन पे हाईलाइटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको आपने ध्यान से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।